बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। ब्रसेल्स में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इंटरव्यू दिया। ना माफी की बात हुई, जाती मुफाद और तशहीर के लिए सीनियर सहाफी ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। 9 मई के जिम्मेदारान को कानून के कटहरे में आना होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सुहेल वड़ाइच के कॉलम में कही गई बातों को यकसर मुस्तरद कर दिया। DGISPR ने इस्लामाबाद में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि सहाफी सुहेल वड़ाइच के जिस आर्टिकल की बात हो रही है वो ब्रसेल्स का इवेंट था। वहां सैकड़ों लोगों ने तस्वीरें बनवाई। आर्मी चीफ ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, ना ही कोई सियासी बात की। DGISPR ने कहा कि ब्रसेल्स के इवेंट में PTI का कोई जिक्र हुआ, ना ही कोई माफी का। फील्ड मार्शल ने तहरीक इंसाफ से मुसाहलत किया, भी कोई जिक्र नहीं किया। फील्ड मार्शल ने तहरीक इंसाफ से मुसाहलत का भी कोई जिक्र नहीं किया। 9 मई फौज का नहीं, पूरी कौम का मुकदमा है। 9 मई के जिम्मेदारान और सहूलतकारों को कानून के मुताबिक कटहरे में आना होगा। DGISPR ने कहा कि रियासत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी। 9 मई जैसे इंतशार पर लोगों को माफी मांगनी चाहिए। माफी से कानूनी अमल रुक नहीं सकता। DGISPR ने कहा कि अफसोस की बात है कि सीनियर सहाफी होकर भी सुहेल वड़ाइच साहब की जानिब से गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया। उन्होंने हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। सहाफी ने नामुनासिब हरकत की। जो शख्स गैर कानूनी हरकत करे उसे कानून के कटहरे में आना होगा। DGISPR ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हमने बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि इदारों को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। मीडिया को समझना चाहिए कि यह मुनासिब नहीं है। DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते की तकदीर तब्दील करने वाला मुल्क है। यही वजह है कि इस पर तवातुर से हमले होते हैं। नौजवान हमारा असासा है। नौजवानों को अपनी नजरियाती रियासत की मिरास और तारीख समझनी चाहिए। भारत के हवाले से गुफ्तगू करते हुए DGISPR ने कहा कि भारत का ख्याल था कि दहशतगर्दाना प्रॉक्सीज दीगर सहूलतकारों की मदद के बाद पाकिस्तान पर हमला करेगा। भारत का ख्याल था कि पाकिस्तानी फौज को आसानी से डिस्क्रेडिट कर देंगे, मगर सब उलट हो गया। पाकिस्तान और पाक फौज का भरपूर जवाब मिला तो उनकी अपनी प्रॉक्सीज और वह खुद डिस्क्रेडिट हो गया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि किसी ने कहा कि भारत अरबों डॉलर की अस्करी मशीन रखता है, बासानी पाकिस्तान को शिकस्त दे देगा। किसी ने कहा कि भारत को हमला करना चाहिए। उनका ख्याल था कि एक तरफ से भारत, दूसरी तरफ से फितरतुल खवारिज और फितरतुल हिंदुस्तान बेक वक्त हमला करें। लेकिन फिर दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने दोनों महाजों पर दुश्मन का मुकाबला किया। DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी को उखाड़ फेंकने के लिए गैर कानूनी स्पेक्ट्रम को खत्म करने का जो फैसला तमाम सियासी पार्टियों ने 2014 में किया था, आज तक उस पर मुकम्मल अमल नहीं हो सका। जराइम में मुलविस गैर कानूनी मुकीम अफगानों को निकालने की बात की जाए तो हमारे ही मुल्क के चंद सियासी और क्रिमिनल किरदारों को मसला शुरू हो जाता है। उन्होंने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान के 14 निकात पर मुकम्मल अमल बहुत ज़रूरी है। गवर्नेंस के खिलाफ को फौज, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे रोजाना की बुनियाद पर अपने खून से पूरा कर रहे हैं। DGISPR ने ब्रसेल्स के इवेंट में फील्ड मार्शल से मंसूब बातों को यकसर मुस्तरद किया। उनका यह कहना था कि वहां सैकड़ों लोगों ने तस्वीरें बनवाई। आर्मी चीफ ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, ना ही कोई सियासी बात की। इस अहम तरीन मुलाकात में हसन अयूब साहब भी उधर मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हसन अयूब, आपकी आज DGISPR से ये मुलाकात हुई, इस हवाले से बहुत सी बातें तो आ भी गई मीडिया के सामने। मजीद कुछ शेयर करें हमारे साथ ताकि कुछ हकीकत और फसाने को ज़रा लैदा कर सके। देखिए जी, ब्रसेल्स में जो मेजबान थे फील्ड मार्शल के सरदार जहूर इकबाल, अभी की खबर ये है कि उन्होंने भी तरदीद कर दी है और वजाहत जारी कर दी, अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया है, जिसके अंदर वो सुहेल वड़ाइच साहब की जानिब से लिखे हुए कॉलम को गलत करार दे रहे हैं। और इंटरव्यू का जो उनका अपना एक कहते हैं कि मौकफ उन्होंने अपनाया, तो उन्होंने कहा जी कि किसी किस्म का कोई इंटरव्यू नहीं हो सका। और उन्होंने ये भी कहा कि 2 घंटे तो फील्ड मार्शल ने खिताब किया है। और उसके बाद कह रहे हैं कि 15 मिनट की जो नशिस्त थी, जो यहाँ पर महफिल तवाम या डिनर टेबल उसको आप कह सकते हैं, उसके ऊपर जो है वो मौजूद थे। और जो मेजबान साहब का ये भी कहना है कि इसको इंटरव्यू क्लेम करना सरासर ज्यादती है और नाइंसाफी है। तो ये एक बड़ी जो है वो डेवलपमेंट आई है। कोई जहूर इकबाल साहब का पहले कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू हुआ था समा टेलीविजन के ऊपर, जिसको आज ट्वीट्स किया जा रहा था दोबारा कि जी सुहेल वड़ाइच साहब ने जो बात की है वो दुरुस्त बात की है। तो ये पोस्ट
मैं आपको बता रहा हूँ कि जो तरदीद आई है उसके बाद वो पुराने इंटरव्यू को अच्छा, दोबारा जो है वो नया करके हसन पेश एक किया जा रहा है। जर्नलिस्टिक तो अप्रोच एक बात रखते हैं उन्होंने आप भी। अपना फिर क्लैरिफिकेशन जारी कर दी। जी हसन, एक जर्नलिस्टिक अप्रोच रखते हैं आप भी, मुझे और आपको भी अंदाजा है। कम से कम ये कॉलम एक होता तो हम कहते कि शायद किसी गलत फहमी की बुनियाद पर है, यके बाद दीगरे 3 कॉलम लिखे गए और कंसेक्यूटिव डेज में लिखे गए। आज जो जी डीजी आईएसपीआर साहब का ये कहना कि बात माफी मांगने से खत्म नहीं होगी, कानून अपना रास्ता लेगा, क्या आपको नजर आ रहा है ये किस तरह मामला जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल के मुताबिक जो वो जो ये बात कर रहे थे कानून अपना रास्ता लेगा, वो बेसिकली उन्होंने 9 मई के हवाले से उन्होंने बात की थी। उन्होंने कहा था कि 9 मई के ऊपर जो उन्होंने कहा ये मामला ये कोई पाक फौज का केस नहीं है, ये केस जो है ये पाकिस्तान की कौम का है। और 9 मई के हवाले से भी उन्होंने कहा कि ये जितना भी जो इशू है इसके ऊपर जो अदालतों के अंदर ये मामला सॉर्ट आउट होना है, तो उसमें माफी की गुंजाइश वाली बात है ही नहीं। तो वो जो वजाहत कर रहे थे सुहेल वड़ाइच साहब अपने कॉलम्स में, ठीक है। उस तमाम की तमाम बातों की उन्होंने तरदीद कर दी है, उसको उन्होंने जो है वो गलत करार दे दिया है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि डीजी मामला एसपीआर ने भी कहीं ना कहीं इस बात से इदारे की साख तो मजरू हुई ना, सीधा आर्मी चीफ साहब से मुंसलिक करके ये तमाम कॉलम लिखे गए, तो बात अफू और दरगुजर तक जाएगी कि कोई एक्ट उक्ट लग सकता है? देखिए, लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन लगाएंगे नहीं। मुझे जो डीजीआईएसपीआर ने जिस तरीके से इस मामले को लिया और ये जो उन्होंने वजाहत भी की है, तरदीद भी की है, ये मेरे सवाल था या सुमेरा खान ने क्वेश्चंस किए, जावेद चौधरी साहब ने, वकार सत्ती ने, तो ये तो तमाम सवालों के जवाब दिए उन्होंने। वो अज खुद को उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी नहीं किया डीजीआईएसपीआर ने। मैं ये बात आपको वजाहत कर दूं तो ये जो जियो से मुतल्लिक क्वेश्चन था, ये सुमेरा खान साहिबा जो कि समा टेलीविजन से वाबस्ता हैं, ये उनका सवाल था। तो ये उन्होंने बात की और उनके सवाल के ऊपर उन्होंने जो जवाब दिया। जी बहुत शुक्रिया हसन अयूब साहब। डीजीआईएसपीआर ने आज जिन चंद सहाफ़ियों से गुफ्तगू की उसमें हसन अयूब भी शामिल थे। अब बात कर लेते हैं उस महफिल में, जी हाँ, बेल्जियम के उस इशाइये के अंदर मौजूद चंद हजरात से हमने पिछले 2 दिनों में भी बात की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हामिद खान अल-बशरकी, ये भी सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं, और स्पेशली उस दिन ये भी मौजूद थे। ज़रा मज़ीद थोड़ा क्रॉस चेक कर लें कि क्या है जिसकी पर्देदारी है। जी हामिद साहब, आप भी ब्रसेल्स की उस तकरीब में मौजूद थे, ज़रा थोड़ा आप भी बता दें आपने वहाँ क्या देखा, क्योंकि डीजीआईएसपीआर की जानिब से तरदीद आई, कुछ दीगर लोगों ने भी इस बात की तरदीद की थी। ज़रा आप बताइए, कोई इमरान खान, कोई माफ़ी तलाफ़ी, वो कुरानी आयतें, वो कुछ ऐसी इस किस्म की कोई बात हो गई हो कि फ़लाना बंदा शैतान बन गया तो फलाना बंदा फरिश्ता बन गया अगर जिसने माफ़ी मांगी? ज़रा थोड़ा आप बताइएगा, आपने क्या सुना? ये एक फील्ड मार्शल साहब की तरफ से तकरीर थी और बहुत खूबसूरत तकरीर थी और इसके अंदर बहुत सारी बातें थी। और मैं नहीं समझता कि किसी भी हवाले से पीटीआई या बानी पीटीआई के रेफरेंस से कोई भी ऐसी बात कही गई फील्ड मार्शल साहब की तरफ से या उसका कोई शैतानी हवाले से तस्करा किया गया हो। वो जिस आयत का हवाला दिया गया वो बुनियादी तौर पर बुनियानुल मरसूस के हवाले से थी, बात हो रही थी, इंडिया की हटदर्मी के ऊपर बात हो रही थी और इंडिया की हटदर्मी के हवाले से फील्ड मार्शल ने उस आयत का हवाला दिया। मैं समझता हूं कि यहाँ पर सुहेल वड़ाइच साहब गलती कर गए और उन्होंने उसको करंट पॉलिटिकल सिचुएशन से रिलेट कर दिया जिसका कोई ताल्लुक बनता ही नहीं था। किसी भी हालत में ना तो पीटीआई को टारगेट किया गया, ना ही पीटीआई के हवाले से कोई बात की गई। और सुहेल वड़ाइच साहब को इसमें मेरा ख्याल है कि एहतियात से काम लेना चाहिए था। और फिर आपको पता है हमारे यहाँ खबर कुछ और होती है, वो अंग्रेजी का एक लफ्ज है चाइनीज गॉसिप, तो वो बातें बदलते 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 कहीं की कहीं पहुंच गई। साहब, आप ये कह रहे हैं कि उनको शायद कोई गलत फहमी हो गई होगी सुहेल वड़ाइच साहब को। ये कैसी गलत फहमी है जो जुमरात को भी उसके ऊपर एक कॉलम लिखा जा रहा है उसी इंटरव्यू से मुतल्लिक, जो मुबैना भी नहीं कह सकते क्योंकि डीजीआईएसपीआर साहब ने उसकी तरदीद कर दी, फिर जुम्मे को उसी कॉलम की कंटिन्यूटी आ रही है, फिर हफ्ते को उसी कॉलम की कंटिन्यूटी आ रही है। तो सुहेल वड़ाइच साहब को इतनी कौन सी गलती हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि इतने तो कंसेक्यूटिव उन्होंने कभी कॉलम लिखे भी नहीं? हाँ, मैं इसके ऊपर मेरे ज़हन में भी बड़े सवालात हैं कि उसके अंदर उसकी क्या वजह है, उन्होंने क्यों इस तरह लिखा है। इसका जवाब तो बेहतर तरीके से खुद सुहेल वड़ाइच साहब दे सकते हैं। लेकिन किसी भी हालत में मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं कि जो बात बुनियादी तौर पर डीजीआईएसपीआर कर रहे हैं कि ना तो कोई इंटरव्यू दिया गया, ना ही सुहेल वड़ाइच साहब ने कोई इस तरह के सवालात और जवाबात मेरे सामने किए। मैं भी वहां पर मौजूद था काफी देर और फिर
ऑब्वियसली बाद में भी हम बैठे रहे। मैं ये समझता हूँ कि शायद कभी कभी होता ये है कि बतौर सहाफ़ी उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके तो इस अंदाज में लिख दिया, जो कि मेरा ख्याल ये कि इदारे के हवाले से भी और सुहेल वड़ाई साहब को भी उसकी मजीद वजाहत करनी चाहिए थी लिखने से पहले कि ये इसके अंदर इनका ये ख्याल है या ये एक नतीजा अखज़ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हामिद खान मशरकी हमसे बात कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट से आज बानी पीटीआई इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिला है। 9 मई मुकदमात में एक तरफ लोअर कोर्ट से सजाएं और नाअहलिया हो रही है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। इन मुकदमात में लाहौर में जिना हाउस पर हमले का मुकदमा भी शामिल है। जमानत की दरख्वास्तों की समाअत से पहले जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच में एक तब्दीली की गई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी को शामिल किया गया। अदालत में बानी पीटीआई की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफदर पेश हुए, जबकि पंजाब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी ने रियासत की नुमाइंदगी की। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब जुल्फिकार नकवी से सवाल किया कि इमरान खान के खिलाफ क्या शवाहिद हैं, जिसका जवाब देते हुए प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी ने कहा कि 3 गवाहान के बयानात बतौर सबूत पेश किए हैं। इमरान खान का तमाम मुकदमात में मरकजी किरदार है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरिट पर जाएंगे तो सलमान सफदर से भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट पर ऑब्जर्वेशन दी तो ट्रायल मुतासिर होगा। मेरा काम आपको मुतनब्बे करना था, बाकी जैसे आप बेहतर समझें। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि मुल्जिम के खिलाफ आपके पास जुबानी या इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद के अलावा क्या है। जस्टिस शफी सदीकी ने इस्तफसार किया कि मुल्जिम के खिलाफ FIR किस तारीख की है। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि 10 में से 3 मुकदमात में मुल्जिम नामजद है। मुल्जिम के खिलाफ FIR 9 मई को दर्ज हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के 3 टेस्ट कराने के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू की इजाजत दी। पुलिस ने वॉइस मैचिंग, फोटोग्रामेटिक, पॉलीग्रामेटिक टेस्ट के लिए मजिस्ट्रेट से रुजू किया। अदालत की इजाजत के बावजूद मुल्जिम ने टेस्ट नहीं कराए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि अगर ऐसा है तो कानूनी नतायज होंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि क्या नॉर्मली ऐसे टेस्ट बाकी मुकदमात में भी होते हैं। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि कानून मुल्जिम की जमानत से मानत करता है। मुल्जिम के खिलाफ ठोस शवाहिद हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि शवाहिद तो ट्रायल कोर्ट में साबित होंगे। इस मौके पर जस्टिस हसन रिजवी ने कहा कि वाक़े के बाद गिरफ्तारी तक मुल्जिम 2 माह तक जमानत पर था। क्या 2 माह का अरसा पुलिस को तफ्तीश के लिए काफ़ी नहीं था? चीफ जस्टिस आफरीदी ने प्रोसिक्यूटर से 2 सवालात पूछे। उन्होंने इस्तफसार किया कि आपने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला पढ़ा होगा, क्या जमानत के केस में हतमी राय दी जा सकती है? चीफ जस्टिस ने अपना दूसरा सवाल पूछते हुए कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने साजिश के इल्जाम वाले एक मुल्जिम को जमानत दी थी, क्या यह असूल इस केस पर लागू नहीं होगा? इस पर प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि जमानत के केस में अदालत के रिमार्क्स हमेशा अबूरी नौयत के होते हैं, जिनका ट्रायल पर कोई असर नहीं पड़ता। बाद अदालत में फैसला सुनाते हुए 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई इमरान खान साहब की जमानत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। बानी पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ तो मिला है, लेकिन उनके खिलाफ दीगर कई मुकदमात भी जेर समाअत हैं। बानी पीटीआई अगस्त 2023 से तोशाखाना केस में कैद है। वो अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में सजा काट रहे हैं। उन पर GHQ हमला केस समेत 9 मई पर फसादात से मुतल्लिक मुकदमात भी चल रहे हैं। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। सलमान अकरम राजा का कहना है कि आज के फैसले ने साबित किया है कि हम डटे रहे। आज का दिन एक अहम संग मील है। हम समझते हैं हमें इंसाफ मिलेगा। हमारी अदालतों में रमक है इंसाफ की, हिम्मत है इंसाफ देने की, हक बात करने की। पीटीआई ने और इमरान खान ने यह साबित किया है कि वो जबर के खिलाफ खड़े रह सकते हैं। आज का दिन एक अहम संग मील है कि बिलाखिर इंसाफ का बोलबाला होना है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीटीआई का बयानिया मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर अकील मलिक ने वीडियो बयान में कहा कि किसी केस में जमानत मिलना मामूल की बात है। इसका मतलब ये नहीं कि केस खत्म हो गए हैं। बेल या जमानत का मतलब ये हरगिज नहीं कि किसी को रिहाई मिल गई है या किसी को बरी ज़िम्मा कर दिया गया है या उस केस से खारिज कर दिया गया है। अभी जो ट्रायल की तमाम तर प्रोसेस है वो कंप्लीट होना है। अगर इन जमानतों के तनाज़ुर में जो सजा याफ्ता मुजरिम है वो अगर ये समझे कि ये उसकी रिहाई का सबब बन सकती हैं, तो मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई मामला है। दूसरी जानिब पीटीआई के अंदर तब्दीली की हवाएं चलती नजर आ रही है। पीटीआई की सियासी कमेटी ने महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाने का बानी पीटीआई का फैसला वीटो कर दिया है। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज सियासी कमेटी के अरकान की अक्सरियत ने अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकजई की नामजदगी की मुखालफत की है। सियासी कमेटी ने अपोजिशन लीडर्स की नई नामजदगियां रोकने की सिफारिश की है। सियासी कमेटी की अक्सरियत पीटीआई से ही अपोजिशन लीडर नामजद करने की ख्वाहिशमंद है। सियासी कमेटी ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की नामजदगी पर मजीद मुशावरत का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में अपोजिशन लीडर के तकर्रुर के लिए पैगाम बानी पीटीआई को भेजने पर भी सख्त तनकीद की गई।
बहस के दौरान सलमान अकरम राजा इजलास छोड़कर चले गए। जराये के मुताबिक पीटीआई की पार्लिमानी और इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने भी महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर नामजद करने की मुखालफत की है। सियासी कमेटी ने बानी पीटीआई की राय के खिलाफ जिमनी इलेक्शन लड़ने का फैसला भी कर लिया है। सियासी कमेटी में जिमनी इलेक्शन लड़ने या ना लड़ने पर वोटिंग कराई गई। अरकान की अक्सरियत ने जिमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के हक में राय दी। यूं लगता है कि पार्टी पर बानी पीटीआई की गिरफ्त कमजोर होती जा रही है। शायद नाअहलियों के सैलाब के बाद पार्टी रहनुमा मसाहलत चाहते हैं, जिसका इजहार गुज़िश्ता रोज चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने भी किया था कि बहुत हो गया, अब आगे बढ़ने की जरूरत है। हुकूमत की जानिब से भी मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान और मुज़ाकरात की पेशकश की जा रही है। पंजाब असम्बली में पीटीआई अरकान और कौमी असम्बली में शेख वकास अकरम के खिलाफ कार्रवाई रुकना भी इस जानिब इशारा है। लगता है पसे पर्दा कोशिशों के नतीजे में मामलात बेहतरी की जानिब बढ़ रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामे पर क्या तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक के साहब के अहम तरीन रहनुमा डॉक्टर हुमायूं महमूद साहब। हुमायूं महमूद साहब, अगर हम डॉट जोड़ने की कोशिश करें तो हुकूमत की जानिब से मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान की दावत दी जा रही है, मुज़ाकरात की बातें भी हो रही हैं। कल आपके चेयरमैन गौहर खान साहब ने भी आगे बढ़ने की बात की थी। आज सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब को 9 मई के मुकदमा में रिलीफ मिल गया है। क्या ये रिलीफ, मैं कोई बैकडोर राब्तों की तो बात नहीं कर सकता, लेकिन कुछ कंफर्ट जोन क्रिएट हो रहा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, सबसे पहले एक बात याद रखें, रिलीफ तब होता है अगर मैं कोई गलत काम करूं और मुझे उसकी सज़ा मिली हुई हो और उसमें आप मुझे कोई रिलीफ देते हैं। रिलीफ होता है गलती की सज़ा में कमी करना, उसको रिलीफ कहते हैं। लेकिन अगर मेरे साथ ज़्यादती हो रही हो या मेरे साथ जुल्म हो रहा हो, उसको जब आप कम करते हो या उसको आप रिवर्स करते हो, ये रिलीफ नहीं है। ये असल चीज़ में इमरान खान के साथ जो चीज़ होनी चाहिए वो उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उनको अदल मिलना चाहिए। मेरे लिहाज से इनमें बेल नहीं होनी चाहिए थी। इन केसेस को टोटली डिस्कार्ड करके ख़त्म कर देना चाहिए। दैट इज़ व्हाट द राइट थिंग शुड बी डन। ये ज़मानत क्या चीज़ होती है? आज ज़मानत है, कल ख़त्म कर देंगे, परसों ख़त्म कर देंगे। दिस इज़ नॉट अ थिंग। और दूसरी बात ये कि अगर आप लोगों ने अगर हुकूमत ने कोई ऐसा वो प्ले करना है जिसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, तो फिर सिंपल ये है कि इमरान खान बेशक जेल से ना निकालें, लेकिन उनके साथ जो 2 दिन उनकी मुलाकातें होती हैं वो पूरी तरीके से करें। जिन 6 बंदों के नाम जाए वो 6 बंदे मुलाकात करें। 2 घंटे, 1.5 घंटे, 3 घंटे हो, ये 2-2 मिनट वाले, और 6 की बजाय 1 बंदे को जाने देना, बहनों में 3 बहनों की बजाय 1 बहन को ना जाने दो, 1 को जाने दो वगैरह, ये चीज़ें ख़त्म करें। ठीक। और उसके बाद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स स्टार्ट करें। हम लोग नहीं चाहते कि हमें कोई रियायत मिले, हम चाहते हैं कि इंसाफ हो, हम चाहते हैं रूल ऑफ लॉ हो, हम चाहते हैं, हम मेरिट पे, इमरान खान ने कहा है मैं मेरिट पे निकलूंगा, मैं किसी के साथ डील करके नहीं निकलूंगा। देखिए, डील करने वाले लोगों में और मेरिट पे खड़े होने वाले लोगों में फ़र्क है। नेल्सन मंडेला जो था वो मेरिट में था। जिसने कल सियासी कमेटी ने जो थी उन्हें महमूद खान अचकजई साहब को अपोजिशन लीडर नामजदगी पर वीटो किया है। हालांकि सियासी कमेटी कुछ और कह रही है, बानी पीटीआई कुछ और कह रहे हैं। कोई पेज में थोड़ा इख्तलाफ तो हो सकता है ना, क्योंकि कमेटी ने इमरान खान साहब की राय के मुखालिफ ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का भी फैसला किया है। अपोजिशन लीडर वाली बात है, अगर वो लोग अपनी सीटें रिटेन नहीं कर पाते तो फिर ये होगा। तो उसमें कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि जितने भी वो लीगल बैटल्स हैं जो कि अपोजिशन लीडर्स दोनों ने लिया हुआ है, अगर वो अपनी जो इख्तिताम तक पहुंच जाती हैं और इनको डिसीट कर दिया जाता है और कोर्ट की तरफ से, हाईएस्ट कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ जाते हैं कि हाँ ठीक है, तो फिर इन दोनों को होगा। ये उनके जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। और मेरे ख्याल में जो पॉलिटिकल कमेटी है उन्होंने भी तकरीबन उसी चीज़ को एंडोर्स किया है कि एज ऑफ नाउ इसको नहीं होगा जब तक ये अपने अंजाम तक नहीं पहुंच जाते। ठीक, बहुत शुक्रिया सेनेटर डॉक्टर साहब हमसे बात कर रहे थे। कराची वालों का इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ, बारिश का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी। इंफ्रास्ट्रक्चर बारिश से बुरी तरह मुतासिर, शहर में जगह जगह गड्ढे, निकासी आब ना हो सकी। रात गए मॉनसून सिस्टम कमजोर होना शुरू होगा, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची का यह कहना है। 27 अगस्त से मॉनसून का एक स्पेल कराची में एंट्री के लिए भी तैयार है। कराची वालों का इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ, बारिश का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी है। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बारिश से बुरी तरह मुतासिर हुआ है।
मुतादिद सड़कें धंस गईं, शहर में जगह जगह गड्ढे, निकासी आब ना हो सकी, सैकड़ों घरों में पानी दाखिल, लोग घरों में महसूर हैं। लियाकताबाद डाकखाना से सिंधी होटल जाने वाली सड़क पर गड्ढे पड़ चुके हैं, जबकि मुतासरा सड़क पर राहगीरों को खबरदार करने के लिए डस्टबिन रख दिए गए हैं। अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा होने के बाद शहर की मुतादिद सड़कें और 5 बड़े अंडरपासेस ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़े, जिनमें शहीद मिल्लत अंडरपास, तारिक रोड, ड्रिग रोड अंडरपास, जानिब एयरपोर्ट, नाजमाबाद नंबर 1 अंडरपास, नाजमाबाद नंबर 2 अंडरपास और सराब गोड अंडरपास शामिल है। ओल्ड सिटी एरिया, हक्कानी चौक, बर्न्स रोड अतराफ के इलाकों के अलावा क्यूमाबाद के पीटी पुल और काला पुल से शारे फैसल जाने वाले सड़क के दोनों तरफ पानी मौजूद है। कोरंगी 2.5 नंबर, गरीब नवाज रोड, बाग कोरंगी और इंडस्ट्रियल एरिया के तरफ में भी पानी खड़ा है। शहर में तूफानी बारिशों के बाद नीपा पंपिंग स्टेशन भी शदीद मुतासिर हुआ। पंपिंग स्टेशन के अंदर 3 से 4 फीट तक पानी जमा है, जबकि मरकजी टैंक में गटर का पानी शामिल हो चुका है, जिससे पानी की तरसील का निज़ाम मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम हो गया है। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर खान कहते हैं, शहर में बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। डेवलपमेंट के नाम पर टाउन्स को एक पैसा नहीं दिया गया। हम अपने रिसोर्सेज के जरिए सारा काम कर रहे हैं। सूबाई वुज़रा और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बारिश के दौरान खासे मुतहरिक हैं। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि नालों की बरवक्त सफाई की वजह से सूरत हाल बेहतर है। वो अमले को शाबाश देना चाहते हैं जिन्होंने बरवक्त काम किया। जहाँ जहाँ कमी या कोताही हुई वहाँ मुतल्लिका टाउन्स और महकमों को कहता हूँ कि आएँ और मिलकर शहर के लिए काम करें। नालों की बरवक्त सफाई की गई, काम किया गया, जिसकी वजह से इस वक्त आपको अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड रियलिटी बेहतर नजर आती है, अच्छी नजर आती है। मैं तमाम उन लोगों को जिन्होंने मेहनत की और अभी तक मेहनत कर रहे हैं उनको शाबाश देना चाहूँगा, और जहाँ जहाँ कमी कोताही है उसके लिए मैं लोगों को कहना चाहूँगा, चाहे वो हमारी इंतजामिया है, कोई टाउन हो या कोई और इदारा हो, आइए मिलकर काम कीजिए ताकि शहर कराची की आवाम के जो भी मसाइल हैं उनको हम हल कर सकें। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि तनकीद करना सबसे आसान है। हम तनकीद की परवाह किए बगैर काम कर रहे हैं। 19 अगस्त को कराची में औसतन 120 मिलीमीटर बारिश हुई। बारिश वक्फे वक्फे से होती तो मसाइल ना होते। तकलीफ पर शहरियों से माजरत चाहते हैं। कराची जिसमें हैवीएस्ट रेनफॉल 19 अगस्त को हुआ था, एवरेज कराची की जो थी 120 मिलीमीटर थी। अगर वही बरसात वक्फे वक्फे से होती तो प्रॉब्लम और मसाइल इतने ना होते। हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन सड़कों पे थी, हमारे मेयर सड़कों पे थे, हमारे लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर सड़कों पे थे, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब सड़कों पर थे, केएमसी का अमला, वाटर बोर्ड का अमला, सॉलिड वेस्ट का अमला सब सड़कों पे थे। शहरियों को बहुत अजियत का सामना करना पड़ा। हम माजरत ख्वाह भी हैं कि उस बारिश के पानी जमा होने से लोगों को नुकसान हुआ। सिंध भर में मशीनरी जो है वो मोबिलाइज थी और ड्रेन का प्रोसेस था, उसी का हम इंतजार भी कर रहे थे और मैन्युअली भी पानी निकाला। आप लोगों ने शारा फैसल में बाकी जगहों पर वाटर बाउजर्स भी देखे होंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का सूबाई हुकूमत सिटी गवर्नमेंट की कारकर्दगी का एतराफ़। गवर्नर सिंध ने कहा, शहर की बड़ी शाहराहों पर सूरत हाल बेहतर है। इस वक्त शहर का सबसे बड़ा मसला बिजली की अदम फराहमी है। बारिश ने कराची का बिजली का निज़ाम उलट दिया है कि इलेक्ट्रिक के दावों के बावजूद शहर का बड़ा हिस्सा ताहाल बिजली से महरूम है। कराची के इलाके सदर में रतन तलाव, उर्दू बाजार और कुर्ब जवार के इलाकों में मंगल से बिजली मुअत्तल है। मलीर आलमगीर सोसाइटी, कश्मीर कॉलोनी, सेक्टर बी, जेल रोड, जमशेद रोड, अल मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी स्कीम 38, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8, जौहर ब्लॉक 2, ब्लॉक 3A, नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक G, F, उमर कॉलोनी, दरवेश कॉलोनी, PECHS ब्लॉक 7, मर्चेंट नेवी सोसाइटी स्कीम 33 सेक्टर 15A, लियाकताबाद में C1 एरिया समेत मुतअद्दिद इलाके शामिल हैं। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8 में भी 2 दिन से बिजली मुअत्तल है, जिससे इलाका मकीन पानी की किल्लत से शदीद परेशान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची अमीर हैदर लगारी का कहना है कि रात गए मॉनसून सिस्टम कमज़ोर होना शुरू होगा। इम्कान है कि जुम्मे की सुबह बारिश का सिस्टम बतदरीज कमज़ोर होने के बाद ख़त्म हो जाएगा। जुम्मा और हफ्ते को शहर का मुतला मुकम्मल अबर आलूद, जबकि इतवार और पीर को जुज़वी अबर आलूद रह सकता है। लेकिन तर्जुमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर जैगम ने खबरदार किया है कि 27 अगस्त को एक और मॉनसून सिलसिला कराची समेत दही सिंध पर असरअंदाज होगा। हुकूमत और इंतज़ामिया को चाहिए कि वो अपना मोमेंटम बरकरार रखें। अगले 3 रोज़ के दौरान शहर में बहाली के कामों के साथ साथ 27 अगस्त से शुरू होने वाले नए इम्तिहान की तैयारी के भी इंतजामात किए जाने चाहिए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर साहब। मोनम जफर साहब, कराची की सूरत हाल पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ फारूक सत्तार साहब से हमारी बात हो रही थी, वो कहते हैं कि 9 टाउन में तो जमात इस्लामी की हुकूमत है, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रही। देखिए, फारूक सत्तार साहब तो इस बात का जवाब दें कि जो पिछले
35 साल से जायद हो गया MQM हर हुकूमत का हिस्सा होती है, और MQM जो है वो आज भी वफाकी हुकूमत का हिस्सा है। उससे पहले PDM 1, 2, 3 सबका हिस्सा रही है, PTI के साथ भी रहे हैं, पीपल्स पार्टी के साथ भी। लेकिन आज MQM और पीपल्स पार्टी की नाअहली, बदइंसामी और इसी तरह करप्शन है, जिसका खुमियाजा आज पूरा शहर कराची भुगत रहा है। और यही वजह है कि आज पूरे शहर के अंदर नाले अगर चौक हो रहे हैं, नालों के अंदर गैर कानूनी तामीरात होती हैं, जो फंड एलोकेट किया जाता है वो नहीं लगता है, तो कौन रेस्पॉन्सिबल है? वही लोग रेस्पॉन्सिबल है ना कि जिन्होंने 30-35 साल से जायद इस शहर के ऊपर, पीपल्स पार्टी 55 साल में बिला मुबालगा 32 साल सूबाई हुकूमत में रही है, 17 साल से मुतवातिर है, MQM हर हुकूमत का हिस्सा रही है, लेकिन ये ना नाले साफ कर सकते हैं, ना ये इंक्रोचमेंट ख़त्म कर सकते हैं। तो भाई ये क्या कर सकते हैं? जहाँ तक ताल्लुक़ है जमात इस्लामी के 9 टाउन्स का, मैं खुद भी, मेरी पूरी टीम भी, इलेक्टेड लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑन ग्राउंड रहे हैं। और जहाँ तक देखें इलेक्टेड लोगों का ताल्लुक़ है, हमें तो ये बताया जाए कि जब सूबाई हुकूमत एक पैसा उसने डेवलपमेंट फंड के लिए नहीं दिया है, जो रकम दी जाती है वो सिर्फ ऑक्ट्राए ज़िला टैक्स कहलाती है इधर, और ऑक्ट्राए ज़िला टैक्स के ज़रिए टाउन्स की और यूनियन काउंसिल की अगर तनख्वाहें भी निकल जाएं तो बड़ी बात है। ठीक, मुनम जफर साहब, आप कह रहे हैं फंड्स एलोकेट नहीं है, फंड्स कम है, जबकि मेयर कराची और सिंध हुकूमत का यह कहना है कि तमाम टाउन्स में वाफर मिकदार में फंड मौजूद है, और फंड की कमी का जो दावा है बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। अच्छा देखें, मैं तो वो बात कह रहा हूँ जो रियलिटी है। वो कहने में कुछ भी कहते रहें, अगर वो 1100 अरब रुपए के पैकेज की वो बात करते हैं तो बताइए ना, 1100 अरब रुपए का पैकेज आप मांग रहे थे, वफाक से मांग रहे थे, क्यों मांग रहे थे? इस वक्त तो आपने डेवलपमेंट के लिए एक पैसा नहीं दिया है टाउन्स को, ये ऑन रिकॉर्ड है, एक पैसा डेवलपमेंट के लिए नहीं दिया है। जो रिसोर्सेज हैं वो टाउन के अपने रिसोर्सेज हैं, जिनके ज़रिए टाउन्स काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इख्तियारात का रोना नहीं रो रहे। जो इख्तियार है हमारे पास उससे बढ़कर काम कर रहे हैं। आज से कोई 4 दिन पहले हमने एक रिपोर्ट पेश की, अपनी 2 साल कारकर्दगी ऑन रिकॉर्ड है, हमने मीडिया के सामने पेश की कि 2 साल के मुख्तर वक्त में जमात इस्लामी के इन टाउन्स ने अल्हम्दुलिल्लाह 171 पार्क्स हमने रेनोवेट किए हैं, बहाल किए हैं, कराची के लोगों के लिए खोले हैं। हमने खेलों के मैदान आबाद किए हैं। हमने इसी तरह स्ट्रीट लाइट्स 1 लाख से जायद की तादाद में हमने स्ट्रीट लाइट्स को दुरुस्त किया है, या फिर नई स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं यूनियन काउंसिल और टाउन की सतह पर। इसी तरह हमने अपने ओन रिसोर्सेज के जरिए गलियों की तामीरात का काम, सड़कों की तामीरात के अंदर हम तेज़ी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह सड़कों की तामीरात के अंदर तेज़ी लाई जाए, बारिशें गुजर जाएं उसके बाद। तो जाहिर बात है ये काम तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी कर रही है इख्तियार से बढ़कर, लेकिन हम शहर के वसाइल पर जिन लोगों ने डाका डाला है हम उनको नहीं छोड़ सकते। हम अहले कराची के साथ मिलकर कराची के लोगों के हक के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और पूरी मज़ाहमत कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम इन हुक्मरानों को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। बहुत शुक्रिया जफर, हमसे बात कर रहे थे। मजीद बात कर लेते हैं, हमारे साथ MQM रहनुमा और सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली खुर्शीदी साहब, कराची में बारिश ने हर तरफ तबाही मचाई हुई है। कल फारूक सत्तार साहब ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से इस्तीफ़े का मुतालबा किया था, जिस पर शर्जील मेमन साहब का यह कहना था कि कराची की आवाम MQM की करप्शन, जाली भर्तियों और इदारों की तबाही भुगत रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? वेल देखें सलमान साहब, बात बड़ी सिंपल सी है। मैं विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स कि वो ब्लेम गेम की सियासत में पढ़ूं, मैं बुनियादी बात करने लगा हूं, और ये बात मैं तवातुर के साथ 2 दिनों से मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में और जहां जहां मौका मिल रहा है मैं ये बात जरूर कह रहा हूं कि देखें 2022 में जो निज़ाम इस सूबे पर बिलुमूम और बिलखुसूस इस शहर कराची पर जो मुसल्लत किया गया वो है फसाद की जड़। जब तक इस सूबे में एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं होगा, ये वाले मसले आते रहेंगे, चाहे 50 मिलीमीटर बारिश हो, चाहे 100 मिलीमीटर बारिश हो या उससे ज्यादा की हो। यहाँ पर चूंकि मल्टीपल सिविक एजेंसीज ऑपरेट कर रही हैं इस पूरे कराची में, पहले पॉइंट तो ये है। दूसरा ये कि जो लोकल गवर्नमेंट है जिसके पास लगभग कोई 30 से 35% शहर कराची का एरिया है, फिर उस 30 से 35% एरिया में भी ये प्रॉब्लम है कि TMCs मौजूद है और एक KMC मौजूद है, यानी कि मल्टी लेयर्ड सिस्टम अगर ऑपरेट कर रहा होगा। अगर शारा फैसल पर पानी मौजूद है तो 3 सिविक एजेंसियां आपस में लड़ती हैं कि जी ये पानी उठाएगा कौन, इसको ड्रेन कौन करेगा, पानी खुद परेशान है कि उसको निकाले कौन। बात बड़ी सिंपल सी है
कि यहाँ पर एक तो मल्टीपल सिविक एजेंसीज ऑपरेट कर रही हैं, ऐसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। शहर कराची में हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं होता। अगर तो ये बहुत अच्छा निजाम है तो ये पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए। ठीक, मगर अली खुर्शीदी साहब, पीपल्स पार्टी का यह कहना है कि सिंध और बल्दियाती हुकूमत कराची में अच्छा काम कर रही है, मौसमियाती तब्दीली की वजह से बारिश हुई है जिसकी बिना पर इतना ज़्यादा नुकसान हुआ या लोगों को ये सिचुएशन से गुजरना पड़ा। देखिए, इस तरह के कॉस्मेटिक बयानात देकर आप अपने आप को स्वेयर नहीं कर सकते। ये हो गई पहली बात। कराची वर्स्ट लिवेबल सिटी बनता जा रहा है, दुनिया का तीसरा, पहले पांचवा था, अब शायद तीसरा हो गया है। 170वां नंबर है इस शहर का, जिस शहर का हम वासी हैं। पॉइंट इज दिस कि देखें, जब तक आप एक फाइनेंशियली एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं लाएंगे, मैं मुर्तजा वहाब साहब के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं इस निजाम के खिलाफ बात कर रहा हूं। मैं केएमसी को एम्पावर्ड केएमसी देखना चाहता हूं। मेरी जमात फाइनेंशियली एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम चाहती है जिसमें लोगों को डोर स्टेप पे फैसिलिटी मिले। यहाँ सूरत हाल ऐसी है कि इस सूबे में जो चीफ सैनिटेशन ऑफिसर है वो भी इस सूबे का वजीर बल्दियात या वजीर आला सिंध है। जब आप सेंट्रलाइज करेंगे चीजों को तो फिर ये चीजें जो आज कराची 2 दिनों से फेस कर रहा है ऐसे ही फेस करता रहेगा। आपको रूट कॉज पे जाकर और जब एनालिसिस करेंगे, रूट कॉज एनालिसिस करेंगे, तो यू विल कम टू द कंक्लूजन कि आपको एक एम्पावर्ड, फाइनेंशियली एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम चाहिए शहर कराची में। अदरवाइज कराची तो ऑलरेडी बदतर सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया अली खुर्शीदी, हमसे बात कर रहे थे। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर साहब। तैमूर साहब, ये बताइएगा, पिछले 2 दिनों में शहरियों ने खासी मुश्किलात का सामना किया। आज कराची की क्या सूरत हाल है, ये भी मुझे पहले आगाह कर दें, फिर हम आपसे बात करेंगे जमात इस्लामी और एमक्यूएम क्या कहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब। जैसे कि आपने देखा कि अनप्रेसिडेंटेड रेन्स हुई हैं, क्लाउड बर्स्ट हुए हैं और लगातार घंटों घंटों बरसात चलती रही है। आज अल्लाह का शुक्र है कल से कुछ बरसात कम है, पर आज भी हैवी डाउनपोर हुआ है। तकरीबन 5 बजे से फिर बरसात शुरू है। हल्के शावर्स और स्लाइटली मिडिल क्लास शावर्स जो हैं वो चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रस्तों पर अभी पानी अभी तक जमा हमने नहीं होने दिया। जो पानी जमा हुआ था वो भी हमने अगले दिन साफ कर दिया था और उसके बाद से कंटिन्यूअसली जो है सफाइयाँ भी चल रही हैं, हमारे पानी की सक्शन टैंक्स भी चल रहे हैं हर जगह पे। और आप अगर देखेंगे कराची में तो हर जगह पर आपको जहाँ भी पानी होगा वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस, नॉर्मल पुलिस, जो टाउन्स हैं उसका अमला, जो म्यूनसिपल्स हैं उनके अमले, म्यूनसिपल कमिश्नर्स, चेयरमैन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपीएज, एमएनएज, उन इलाके के सारे वहाँ पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के कहने पर उतरे हुए हैं, उनके हुक्म की तामील कर रहे हैं। कि जमात इस्लामी और एमक्यूएम का ये कहना है कि तमाम मसाइल की जो जड़ है ना, वो बाइख्तियार बल्दियाती इदारे का ना होना है। जब तक बल्दियाती इदारों को ताकतवर नहीं किया जाता, शहर के मसाइल ख़त्म नहीं हो सकते। मैं समझता हूँ कि जितने भी पावर्स जो हैं मिले में हैं, अगर उनको ही जिम्मेदारी से हम अदा करते रहें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर एमक्यूएम या जमायत समझती है कि हम पुलिस भी उनके अंडर दे दें और चीफ मिनिस्टर भी उनके अंडर चले और पूरा जो है लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उनके अंदर चले, तो वो नहीं हो सकता। यानी आपकी बल्दिया बाइख्तियार है मुकम्मल तौर पर, आप ये कहते हैं? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि बल्दिया को जितने पावर्स मिलने चाहिए थे उतने पावर्स हैं उनके पास। ठीक है, मैं इन तमाम के साथ आवाम की खुशी बिल्कुल दरकार है। बहुत शुक्रिया। तैमूर तालपुर हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद। कौमी क्रिकेटर्स की मौजें खत्म, जो परफॉर्म करेगा उसे ही रिवॉर्ड मिलेगा। पीसीबी ने कौमी क्रिकेटर को वाज़ेह पैगाम दे दिया। यही वजह है कि कौमी क्रिकेट टीम का कोई खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगरी में जगह नहीं बना सके। अलमिया तो यह है कि हमारा कोई कप्तान भी ए क्लास नहीं। वनडे टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ए कैटेगरी से निकलकर भी बी कैटेगरी में आ गए हैं। T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा भी बी कैटेगरी का हिस्सा है। टेस्ट क्रिकेट को क्रिकेट का हुस्न कहा जाता है, लेकिन हमारा टेस्ट कप्तान बी सी तो छोड़े डी क्लास है, लेकिन फिर भी कप्तान है। कप्तान टीम के लिए रोल मॉडल होता है, लेकिन शान मसूद की शान ही अलग है। पाकिस्तानी टेस्ट टीम का कप्तान शान मसूद 2 दर्जे तनुज़ुली के बाद बी से डी कैटेगरी में चला गया है, लेकिन इसे फिर भी गरूर नहीं है। हालात यही रहे तो लगता है कि अगले साल शान मसूद को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिलेगा। पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ने क्रिकेट हलकों में नई बहस छेड़ दी है और कई सवालात को जन्म दिया है। दूसरे अल्फाज में पीसीबी अब महमूद अयाज को एक ही सफ में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। इस साल पीसीबी ने मजमूई तौर पर 30 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया, जो गुज़िश्ता साल के 27 खिलाड़ियों से ज्यादा है।
इस फहरिस्त में 12 नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जबकि 8 खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया है। 9 खिलाड़ी ऐसे हैं जो अपनी साबका कैटेगरी बरकरार रखने में कामयाब हुए हैं और 5 खिलाड़ियों की कैटेगरी में तरक्की हुई है। वनडे टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान और T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा को कैटेगरी बी में रखा गया है, जबकि बाबर आजम, जो हालिया बरसों में टीम की रीढ़ की हड्डी तस्वुर किए जाते रहे, उन्हें कैटेगरी ए से बी में कर दिया गया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज में बाबर आजम बुरी तरह नाकाम रहे। 3 मैचों में वो मैदान में उतरे जरूर, लेकिन पिच पर थोड़ी देर ही नजर आए। पहले मैच में तो 47 रन बनाए, दूसरे में 0 और तीसरे मैच में उनका स्कोर 9 रन रहा। यूं बाबर आजम की तीनों मैचेस में एवरेज 18.6 रही। कप्तान रिजवान की कारकर्दगी के भी क्या कहने, वो भी पहले मैच में 53 रन बना सके, दूसरे में 16 और तीसरे में कप्तान को गोल्डन डक मिली। स्ट्राइक भी ऐसा कि जैसे टेस्ट मैच खेल रहे हो। यूं सीरीज में उनका एवरेज स्कोर 23 रहा। पिछले मैचेस में भी हमारे ये स्टार बल्लेबाज कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखा सके। ये तमाम तब्दीलियां इस बात की निशानदही करती हैं कि पीसीबी ने इस मर्तबा कारकर्दगी को अव्वलीन तरजीह करार दिया है, जिसकी वजह से कोई भी खिलाड़ी ए कैटेगरी के मेयार पर पूरा नहीं उतर सकता। सबसे ज्यादा चौंका देने वाला फैसला टेस्ट कप्तान शान मसूद के हवाले से सामने आया है, जिन्हें बी कैटेगरी से बराह रास्त डी कैटेगरी में मुंतकिल कर दिया गया। शान मसूद की पिछले 1 साल की कारकर्दगी का जायजा लें तो यहां भी फैसला मेरिट पर हुआ है। शान मसूद की क़यादत में पाकिस्तान ने 2024 और 2025 के दौरान 12 टेस्ट मैचेस खेले, जिनमें से 9 में शिकस्त हुई। उनकी जाती कारकर्दगी भी तनकीद की जद में रही, क्योंकि उन्होंने गुज़िश्ता 10 मैचेस में 637 रन स्कोर किए, जिनमें 2 सेंचुरियां और 2 निस्फ सेंचुरियां शामिल थी, मगर उनकी बैटिंग औसत सिर्फ 35 रन फी इनिंग्स रही। शायद यही वजह है कि पीसीबी ने उनकी डी कैटेगरी में तनज़ुली का सख्त फैसला किया है। दूसरी जानिब बुरी परफॉर्मेंस पर आमिर जमाल, हसीबुल्लाह, कामरान गुलाम, मीर हमजा, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद इरफान खान और उस्मान खान को कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया है, जो यकीनी तौर पर एक सख्त मगर वाज़ेह पैगाम है। सेलेक्टर्स का ख्याल है कि साइम अयूब, हुसैन तल्लत और हसन नवाज जैसे बल्लेबाजों के होते बाबर और रिजवान की T20 टीम में ज़रूरत बचती नहीं है। जैसे इंडियन शायकीन को विराट कोहली और रोहित शर्मा के बगैर खेलती टीम देखने की आदत पड़ रही है, ऐसे ही शायद अब पाकिस्तानी शायकीन को भी बाबर रिजवान के बगैर ही ये टीम अपनाना पड़ेगी। माहिरीन की यह राय है कि हालिया बरसों में प्लेयर्स पावर पीसीबी के लिए एक बड़ा चैलेंज रही। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की ये नई तरतीब दरअसल इसी प्लेयर पावर्स के तोड़ की कोशिश मालूम होती है। नौजवान खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में जगह देकर पीसीबी यह पैगाम देना चाह रहा है कि जो परफॉर्म करेगा उसे ही अपने मुस्तकबिल की जमानत यानी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी क्रिकेट पर गहरी नजर रखने वाले तजियाकार मिर्जा इकबाल बेग साहब। मिर्जा इकबाल बेग साहब, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अपनी जगह, टीम की सिलेक्शन पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो सीरीज़ थी उसमें शिकस्त के बाद कप्तान रिजवान ने भी टीम सिलेक्शन का शिकवा किया था, इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, टीम सिलेक्शन के हवाले से अगर सलमान हम बात करें, ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी का कोई चेयरमैन ही नहीं है। पहले वहाब रियाज गैर एलानिया चीफ सिलेक्टर थे, उस सिलेक्शन कमेटी में मोहम्मद यूसुफ थे। अब आकिब जावेद है। आकिब जावेद का अनाउंसमेंट तो नहीं किया इन्होंने एज अ चीफ सिलेक्टर, बट ही हैज बीन वर्किंग एज द चीफ सिलेक्टर, और वो माइक हसन के साथ मिलकर टीम का ऐलान भी करते हैं। तो जब आपका चीफ सिलेक्टर कोई नहीं होगा, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, आपने अलीम डार को सिलेक्शन कमेटी में रख लिया है जो अंपायर है, बजाय इसके कि आप उसकी अंपायरिंग के तजुर्बे से फायदा उठाते, आपने सिलेक्टर बना दिया। असद शफीक वो इतना मुतहरिक नहीं है, सिर्फ तनख्वाह ले रहे हैं। यही हाल अजहर अली का है। अजहर अली पाकिस्तान के कप्तान रहे, वो T20 इतनी नहीं खेले, लेकिन उनको भी सिलेक्टर बना दिया और उनको फिर दे दिया गया प्लेयर्स डेवलपमेंट। तो सिलेक्शन कमेटी अगर सही नहीं होगी और प्रॉपर तरीके से सारे शॉट्स आकिब जावेद और माइक हसन मिलकर खेल, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हो रहा है। और सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी देखें ना, इतने सारे लोग सलमान के आजमा चुके हैं। न्यूजीलैंड के दौरे में एक आकिब जावेद था फास्ट बॉलर, एक फास्ट बॉलर मोहम्मद अली था, विकेट कीपर हसीबुल्लाह था, और उसके अलावा अब्दुल समद, बेशुमार जहांदाद खान, बेशुमार लोग ये आजमा चुके हैं, खिलाते और बाहर कर देते हैं। तो मुस्तकिल मिजाजी की कमी है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के सिलेक्शन में, और जिसका असर जो है वो टीम की कारकर्दगी पर पड़ रहा है। सबके सामने कि बांग्लादेश को पाकिस्तान में बुलाकर यहाँ की जो बैटिंग पैराडाइज, जो बैट्समैनों की जन्नत विकेट है, वहां 3-0 हराते हैं और वहां जाकर बड़ी मुश्किल से एक मैच जीतते हैं, 2-1 हार जाते हैं। वेस्ट इंडीज में बड़ी मुश्किल से जीतते हैं, फिर वनडे सीरीज में आप 202 रन से हार जाते हैं। तो इसका मतलब है सिलेक्शन सही नहीं हो रहा, और इसकी जानिब देखना पड़ेगा पीसीबी के अरबाब इख्तियार को
क्योंकि वक्त नहीं है चेयरमैन साहब के पास, उन्होंने अपने एक मुशीर बिलाल अफजल को रखा हुआ है। तो कब तक ये मामला चलेगा? आतिफ जावेद ने कोचिंग से तो जान छुड़ा ली है, लेकिन सिलेक्शन में तो उनका अमल दखल है ही। अलविदा फ्रैंक कैप्रियो, दुनिया के सबसे अच्छे जज। 37 साल तक अमेरिका में इंसाफ के उफक पर जगमगाने वाला सितारा डूब गया। आलमी शोहरत के हामिल और अमेरिका के हर दिल अजीज जज फ्रैंक कैप्रियो अब इस दुनिया में नहीं रहे। फ्रैंक कैप्रियो एक ऐसा नाम जो अदालत की कुर्सी तक महदूद नहीं था, बल्कि हर उस दिल में बसा था जहां इंसानियत की कदर थी। जज फ्रैंक कैप्रियो एक गरीब अतालवी तारके वतन के बेटे थे, जिन्होंने 24 नवंबर 1936 को अमेरिकी रियासत रोड आइलैंड में आंख खोली। जज फ्रैंक कैप्रियो के वालिद सख्त मेहनत करने वाले फ्रूट बेचने वाले थे, जबकि मां हमेशा दुआगो कि जिंदगी की सख्तियों के सामने थम जाने वाली मगर कभी हार ना मानने वाली थी। फ्रैंक कैप्रियो ने बचपन में वो सब कुछ देखा जो ख्वाबों को दबा देता है, मगर उनके ख्वाब इतने रोशन थे कि कभी मध्यम ना हो सके। दिन भर स्कूल के बाद रात को जूते चमकाने में गुजार दी, मगर हर सुबह उठते ही एक ही सोच दिल में जलती थी कि इंसाफ की अदालत में वो रोशनी बनेंगे। प्रोविडेंस कॉलेज से तालीम मुकम्मल की, फिर सोफोलेक लॉ स्कूल से कानून की डिग्री हासिल की। बिलाखिर वो वक्त आया जब वो अदालत की कुर्सी पर बैठे। 1985 में जब वो प्रोविडेंस म्यूनिसिपल कोर्ट के जज बने तो अदालत में सिर्फ कानून के लफ्ज नहीं, रहम और मोहब्बत की आवाज़ सुनाई थी। हर फैसला दर्द और हमदर्दी की जुबान बोलता था। फ्रैंक कैप्रियो जिन मुकदमात की समाअत करते थे वो सोशल मीडिया पर दिखाई जाती थी। उनके फैसलों का अंदाज इंतहाई मुतासिर कुन होता था। एक बुजुर्ग जो लरजते हाथों से जुर्माने का नोटिस दिखाता तो फ्रैंक कैप्रियो का चेहरा झुक जाता और एक मासूम बच्चे से पूछते, बेटा तुम इंसाफ चाहते हो या मेहरबानी? और बच्चा मुस्कुरा कर जवाब दे देता। ये फ्रैंक कैप्रियो ही थे जिन्होंने हमेशा बताया कि अदालत सिर्फ कानून की मशीनरी नहीं बल्कि दिलों का घर भी हो सकती है, जहां हमदर्दी के फूल खिले। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी से मुतालिक मुकदमात की समाअत के दौरान अदालत का माहौल किसी फिल्म से कम ना होता। समाअत के दौरान जज कैप्रियो गहराई में जाकर यह जानने की कोशिश करते कि जुर्म सरजद क्यों हुआ और फैसला ऐसा सुनाते जिससे मुजरिम जिंदगी में कभी दोबारा इस काम का तसव्वुर भी ना करे। 2023 में इंसाफ के इस देवता की जिंदगी की लो उस वक्त मध्यम पड़ने लगी जब बीमारी ने उनके जिस्म पर हमला किया। इंसाफ और मोहब्बतें बांटने वाले फ्रैंक कैप्रियो की ताकत लबलबे के कैंसर ने चैलेंज कर दी, मगर वो जज फ्रैंक कैप्रियो के हौसले को कभी शिकस्त न दे सके। अपने चाहने वालों से आखिरी वीडियो में जज फ्रैंक कैप्रियो ने कहा कि मैं अल्लाह की मर्जी पर राजी हूँ, दुआ करें कि दोबारा आपके दरमियान आ सकूँ। कीमोथेरेपी के कांटेदार रास्ते पर भी उनकी हंसी कभी बदम न हुई। दिल में छुपी वो दर्द की चोटें किसी को ना दिखाई दी। गवर्नर डैन मैकी का जज फ्रैंक कैप्रियो को खराज अकीदत, कहा वो एक खजाना थे जिन्होंने अमली तौर पर साबित किया कि अगर इंसाफ को इंसानियत से जोड़ दिया जाए तो क्या क्या चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं। जज फ्रैंक कैप्रियो के फैसले, उनकी हमदर्दी और उनकी नरम मुस्कुराहट हजारों दिलों में जिंदा रहेगी। वो चिराग थे जो खामोशी से बुझकर भी अंधेरों में रोशनी की किरण बन गए। हम इंसाफ के देवता जज फ्रैंक कैप्रियो को सलाम पेश करते हैं और साथ साथ उम्मीद करते हैं कि हमें अपनी अदालतों में भी ऐसे मुंसिफ मिलें। प्रोग्राम पाकिस्तान फ्रंट से सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।